हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत अर्थशास्त्र देख रहे थे और अर्थशास्त्र का अध्याय 4 देख रहे थे। अध्याय 4 होगा है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। ये भाग 2 होगा। भाग 1 के अंतर्गत हम लोग वैश्वीकरण क्या है तथा वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसके साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसको कहा जाता है तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वैश्वीकरण में क्या योगदान है, उदारीकरण क्या है तथा उदारीकरण के कारण वैश्वीकरण कैसे प्रभावित हुआ तथा उन्नत प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित किया, इन सारे टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग को इस भाग के अंतर्गत यह देखना है कि जो वैश्वीकरण हो रहा है वह वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, यानी कि वैश्वीकरण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या लाभ हुआ, भारत के लोगों को क्या लाभ हुआ, इसी के संबंध में हम लोगों को इसी टॉपिक पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो हम लोग को देखना क्या है कि वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया। इस टॉपिक के अंतर्गत यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस टॉपिक पर लगभग इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण ने कैसे प्रभावित किया। हम जानते हैं कि भारत क्या है, एक विकासशील देश है तथा भारत प्राचीन काल से ही विश्व व्यापार का केंद्र होने के बावजूद भी भारत का औद्योगिक ढांचा उतना मजबूत नहीं था जितना कि यूरोप के अन्य देशों का औद्योगिक ढांचा का विकास हुआ था। क्यों? इसलिए क्योंकि भारत जो था ब्रिटेन का एक उपनिवेश था और औपनिवेशिक काल के दौरान भारत का औद्योगिक विकास की गति उतनी अच्छी नहीं थी। और यही कारण है कि जब भारत आज़ाद हुआ, भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त सन 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए अपना औद्योगिक ढांचा मजबूत करना प्रारंभ किया। जब भारत अपना औद्योगिक ढांचा मजबूत कर रहा था, उस समय अपने स्थानीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए कुछ व्यापार के नियम निर्धारित किए थे, जो कि क्या करते थे कि व्यापार के लिए अवरोध उत्पन्न करते थे। और हम जानते हैं कि उदारीकरण क्या है, तो उदारीकरण को हम लोग परिभाषित किए थे, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि जो व्यापार के अवरोधक नियम होते हैं उनको उदार बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग उदारीकरण के नाम से जानते हैं। तो जो भारत के आर्थिक विकास के लिए जो उद्योगों को संरक्षण देने के लिए जो हमारे स्थानीय उद्योग थे, स्थानीय उद्योग को संरक्षण देने के लिए जो भारत के नीति निर्माताओं के द्वारा जो कानून बनाया गया था, उसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आकर अनावश्यक प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती थी, क्योंकि हमारा भारतीय उद्योग उस प्रकार का अभी विकसित नहीं हुआ था, या कहें कि भारतीय उद्योग के पास उन्नत किस्म की प्रौद्योगिकी नहीं थी जिस प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियां वस्तुओं का उत्पादन करती थी, चाहे सेवाएं प्रस्तुत करती थी। उस प्रकार के हमारे
भारतीय उद्योग उस प्रकार की सेवाएं तथा वस्तु देने में समर्थ नहीं थे। और यही कारण है कि भारत सरकार ने क्या किया था, भारत सरकार ने आयात तथा निर्यात के लिए कुछ नियम निर्धारित किए थे, जिससे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अनावश्यक रूप से भारतीय बाजार में प्रवेश न कर सके। लेकिन 1990 के दशक आते आते 1990 के दशक आते आते भारत के नीति निर्माताओं को यह महसूस हुआ कि जब तक से हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नहीं जुड़ेंगे तब तक से हमारा आर्थिक विकास संभव नहीं है, तथा अब वो समय आ गया है जब भारतीय उद्योग को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने योग्य होना चाहिए। और यही कारण है कि सन 1991 ईस्वी में, ध्यान रहे यहाँ से एक बहुविकल्पी का प्रश्न पूछता है कि भारत में उदारीकरण की नीति को कब अपनाया गया। तो भारतीय नीति निर्माताओं ने क्या किया, 1991 ईस्वी में उदारीकरण की नीति को अपनाया। अब हम जानते हैं कि उदारीकरण की नीति क्या है। तो व्यापार के अवरोधक नियमों को उदार बनाने की प्रक्रिया को हम लोग उदारीकरण के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकारें क्या करती है, कोई भी राष्ट्र की सरकारें क्या करती हैं, चाहे वह विकसित राष्ट्र हो चाहे विकासशील राष्ट्र हो। चूंकि हम जानते हैं कि भारत क्या है, एक विकासशील राष्ट्र है, लेकिन अगर विकसित राष्ट्रों के इतिहास को में झांक कर देखेंगे, जिस समय वह औद्योगिक विकास की प्रक्रिया से गुजर रही थी, उस समय वे विकसित राष्ट्र भी व्यापार के कुछ नियम जो कि अवरोधक का काम करते थे, नियम लगाकर रखे थे। भारत भी विकासशील राष्ट्र है, वह भी क्या किया था, वह भी व्यापार के लिए आयात और निर्यात के नियम तय किए थे कि किस प्रकार की वस्तुओं का आयात और निर्यात होगा और कितनी मात्रा में वस्तुएं आयात और निर्यात की जाएंगी। लेकिन 1991 में भारत सरकार ने क्या किया, उदारीकरण की नीति को अपनाना प्रारंभ किया, और तब जाकर के हमारा भारत का बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ गया। जुड़ने के बाद न केवल व्यापारियों को, न केवल उद्योगपतियों को, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी इस वैश्वीकरण का लाभ मिलना प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से यदि कहें कि वैश्वीकरण ने भारतीय उद्योग को, चाहे भारतीय उपभोक्ताओं को किस प्रकार से प्रभावित किया, तो अगर नंबर 1 की बात करें, नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 यह हुआ कि जब वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई तो अपने साथ जो वस्तुएं और सेवाएं लेकर आई, तो भारत के बाजार में वस्तुओं और सेवाएं बहुव्यापी हो गई। और बहुव्यापी होने का परिणाम यह हुआ कि उपभोक्ताओं के पास अपनी आवश्यकता और उपयोगिता योग्य वस्तुओं तथा सेवाओं की उत्कृष्टता तथा गुणवत्ता की जांच करके वस्तु तथा सेवा खरीदने का भरपूर अवसर उपलब्ध हुआ। और इससे क्या हुआ, उपभोक्ताओं का जो चयन का अधिकार है, चयन का अधिकार सुरक्षित हो गया। यानी अब क्या हो गया, उपभोक्ता अपनी आवश्यकता और उपयोगिता की योग्य वस्तुओं को, उसकी गुणवत्ता को चेक करके, उसकी गुणवत्ता को जांच करके, उसकी उत्कृष्टता तथा कीमत को जांच करके क्या कर सकता है, किसी भी वस्तु और तथा सेवा को खरीद सकता है। जिससे क्या हुआ, उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में सुधार होने लगा। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा प्रभाव क्या पड़ा, तो वैश्वीकरण के कारण जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई, तो भारत में आने के साथ भारतीय उद्योगों को दोहरा लाभ हुआ। प्रथम लाभ हुआ कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो आई तो अपने साथ वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लेकर के आई। तो जो भारतीय उद्योग थे, जो पूंजी की कमी से त्रस्त थे, और यानी उनके पास पूंजी नहीं था, और पूंजी के अभाव में वह उत्पादन तीव्र गति से नहीं कर रहे थे, तो वह भी क्या करने लगे, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश के माध्यम से पूंजी निवेश करने लगी तो भारतीय उद्योग भी बड़ी तेजी से ये वस्तुओं का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिए। यही नहीं, जो उन्नत किस्म की प्रौद्योगिकी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां लेकर आई, वह हमारे उद्योगों
को भी प्रभावित की और भारतीय उद्योग भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उन्नत प्रौद्योगिकी का सहारा लेकर वे भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के योग्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिए। अगर तीसरे इफेक्ट की बात करें, तीसरे रीजन की बात करें, तो वैश्वीकरण के कारण हमारे भारतीय उद्योग का विकास हुआ और भारतीय उद्योग का न केवल विकास हुआ बल्कि नए नए उद्योगों की स्थापना हुआ, जिसके कारण रोजगार के नए अवसर सृजित हुए और युवाओं को रोजगार उपलब्ध होना प्रारंभ होगा। अगर चौथे की बात करें, चौथा प्रभाव क्या पड़ा, तो जो कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता थे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के बाद उत्पादन बहुत तीव्र गति से होने लगा। जब उत्पादन तीव्र गति से होने लगा तो कच्चे माल की मांग बढ़ गई और कच्चे माल की मांग बढ़ने के कारण जो कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता व्यापारी थे उनको भी लाभ होना प्रारंभ हो गया। अगर हम पांचवें की बात करें कि पांचवा प्रभाव क्या हुआ, तो वैश्वीकरण के कारण जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत के बाजार में आई और उसी तरह से भारत की कंपनियां भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी वस्तु तथा सेवाओं को लेकर के जाने लगी। यानी इस तरह से भारत भी क्या बन गया, एक आयातक तथा निर्यातक देशों की सूची में शामिल हो गया। अगर हम छठवें प्रभाव की बात करें तो छठवें प्रभाव के अंतर्गत यह देखा गया कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारत में पूंजी का निवेश की तथा उन्नत प्रौद्योगिकी लेकर के भारत में आई, तो उससे हमारे उद्योगों को लाभ हुआ, जैसा कि हमने बताया कि उनको भी दोहरा लाभ हुआ। लेकिन जो हमारे भारतीय उद्योग थे वह भी बहुराष्ट्रीय कंपनी बनने की ओर अग्रसर हो गए तथा आज हम भारत में देखते हैं कि बहुत से ऐसी कंपनी हैं जो वैश्वीकरण के कारण तथा उदारीकरण की नीति को अपनाने के कारण वह भी बहुराष्ट्रीय कंपनी बन चुकी हैं। अगर हम उदाहरण के रूप में कहें टाटा मोटर्स की बात करें, सुंदरम फास्टनर्स की बात करें, चाहे रिलायंस की बात करें, चाहे एशियन पेंट्स की बात करें, आदि, यह जो भारतीय उद्योग हैं, यह कंपनियां आज क्या बन चुकी हैं, आज ये कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनी बन चुकी हैं। तो यह वैश्वीकरण का लाभ हुआ। यानी कि वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है, वैश्वीकरण के कारण जो भारतीय उद्योग थे, भारतीय उद्योग भी अब बहुराष्ट्रीय कंपनी बनने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि न केवल ये वैश्वीकरण का लाभ उद्योगों को मिल रहा है, बल्कि वैश्वीकरण का लाभ युवाओं को भी मिल रहा है, उपभोक्ताओं को भी मिल रहा है। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो वैश्वीकरण के कारण उस वर्ग को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। हम जानते हैं कि वैश्वीकरण के कारण भारतीय बाजार भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ गया। जुड़ने के कारण उपभोक्ता को भी लाभ हुआ, कुशल श्रमिकों को भी लाभ हुआ तथा उद्योगों को भी लाभ हुआ। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे थे जिनको कोई वैश्वीकरण का कोई लाभ नहीं हुआ। और इसके अंतर्गत एक और प्रश्न पूछा जाता है कि वैश्वीकरण का लाभ किस वर्ग को नहीं मिला, तो नहीं मिला। इसके अंतर्गत आते हैं अकुशल श्रमिक, निम्न स्तर के उपभोक्ता तथा तीसरा है कृषि क्षेत्र, जिनको वैश्वीकरण के कारण कोई लाभ नहीं मिला। अभी हमने
करण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बता रहे थे, तो उस दौरान हम बताए कि वैश्वीकरण के कारण जो भारतीय उद्योगों में विस्तार हुआ तथा नए नए उद्योगों की स्थापना हुआ, उसके चलते रोजगार के नए अवसर सृजित हुए। लेकिन वह रोजगार किसको प्रदान किए? वह कुशल श्रमिकों को प्रदान किए। अकुशल जो श्रमिक थे, अकुशल श्रमिकों के लिए उतना रोजगार का अवसर सृजित नहीं किए जितना कि कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार का अवसर सृजित किए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अकुशल श्रमिक हैं, अकुशल श्रमिक को वैश्वीकरण का कोई लाभ नहीं मिला। अगर हम बात करें निम्न स्तर के उपभोक्ता, तो अभी हमने कहा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बाजार में, जब भारत के बाजार में पहुंची तो अपने साथ वस्तुएं तथा सेवाएं लेकर के आए, जिससे क्या हो गया, भारतीय बाजार में वस्तु तथा सेवाएं बहुव्यापी हो गई। बहुव्यापी का मतलब होता है कि बहुत से वस्तुएं और सेवाएं एक ही प्रकार की उपलब्ध हो गई, जिसके कारण जो शहरी मध्यवर्गीय उपभोक्ता थे वे क्या किए, इन अवसरों का लाभ उठाए, यानी वस्तु तथा सेवा को परचेज किए, अपने आवश्यकता और उपयोगिता को पूर्ण किए। लेकिन जो निम्न स्तर के उपभोक्ता थे, जिनकी आय क्या थी, कम थी, उनको वैश्वीकरण के कारण जो वस्तुएं तथा सेवाएं बहुव्यापी हुई, उसका कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और इनके जीवन स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। अगर हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसको वैश्वीकरण से कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। शुद्ध रूप में कहें तो कृषि क्षेत्र को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के में जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत मैक्सिमम लोग लगे हुए हैं। या कहा जाता है कि मैक्सिमम लोग कहाँ रोजगार करते हैं, तो मैक्सिमम लोग कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार करते हैं। लेकिन जब हम कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान की जब बात करते हैं, तो कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान क्या है, कम है। क्यों है? जब सर्वाधिक लोग यानी कि भारत के आधे से अधिक लोग यदि कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं तो उत्पादन भी ज़्यादा होना चाहिए, और जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो उसका जीडीपी में योगदान सर्वाधिक होगा। लेकिन जीडीपी में योगदान कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक नहीं है। और हम जानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो निवेश करती हैं, वह निवेश किस लिए करती हैं, तो वह लाभ अर्जित करने के लिए करती हैं, क्योंकि उसका अंतिम उद्देश्य ही होता है लाभ का अर्जन करना। और जब हम जानते हैं कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत जैसे ये तमाम तरह से प्राकृतिक प्रकोप होते हैं जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिससे फसलें नष्ट हो जाती है, तो इसके अंतर्गत निवेश करना जोखिम भरा है। जोखिम भरा है यानी खतरनाक है, लाभ भी हो सकता है और वह क्या हो सकता है, हानि भी हो सकता है। और यही कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं करती हैं, और जिसके कारण वैश्वीकरण के कारण कृषि क्षेत्र को कोई लाभ नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुविकल्पी का एक प्रश्न पूछता है, और बहुविकल्पी के अंतर्गत डायरेक्ट प्रश्न यह पूछता है कि वैश्वीकरण का लाभ किस क्षेत्र को नहीं मिला। तो उसके अंतर्गत 3 जो ऑप्शन देगा, चाहे वो रॉन्ग ऑप्शन देगा, जैसे कि उद्योग को रख लेगा, चाहे कुशल श्रमिकों को रख लेगा, चाहे अन्य को, चाहे शहरी उपभोक्ता को रख लेगा, तथा कृषि क्षेत्र को रख लेगा। तो राइट आंसर क्या होगा, कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र रहा है जिसको वैश्वीकरण का कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। उदारीकरण, भारत में उदारीकरण की नीति को कब अपनाया गया, तो भारत में उदारीकरण की नीति को 1991 ईस्वी में अपनाया गया। इससे भी बहुविकल्पी के मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये क्या है, यह भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है वह भी बहुविकल्पी के लिए इम्पोर्टेंट है। तथा यह इम्पोर्टेंट है कि वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया। एक इसके अंतर्गत एक लास्ट टॉपिक ये बचता है कि न्यायसंगत वैश्वीकरण क्या है, किसको हम लोग न्यायसंगत वैश्वीकरण कहते हैं, तथा न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं। तो 2023 के परीक्षा में पूछा था कि न्यायसंगत वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं।
क्या समझते हैं तथा न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। तो हम जानते हैं कि वैश्वीकरण के कारण जो वैश्विक बाजार बना, उस वैश्विक बाजार बनने के कारण आज विश्व के देशों में जो चाहे हम आर्थिक लाभ की बात करें, राजनीतिक लाभ की बात करें, चाहे सांस्कृतिक लाभ की बात करें, चाहे सामाजिक लाभ की बात करें, हर प्रकार के लाभ मिल रहा है। प्रत्येक देशों में इसका लाभ मिल रहा है। यही नहीं, वैश्वीकरण के कारण देश की अर्थव्यवस्थाओं को भी विकास करने का मौका मिला है। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा किया, कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको वैश्वीकरण का कोई विशेष लाभ नहीं मिला। किसको नहीं मिला? अगर हम अकुशल श्रमिकों की बात करें तो अकुशल श्रमिकों को वैश्वीकरण का कोई लाभ नहीं मिला, अभी हमने चर्चा किया। अगर हम बात करें तो निम्न स्तरीय जो उपभोक्ता हैं, निम्न स्तरीय उपभोक्ता को भी वैश्वीकरण का कोई लाभ नहीं मिला। अगर हम उसके आगे बढ़ें तो कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र रहा है कि कृषि क्षेत्र को वैश्वीकरण का कोई विशेष लाभ नहीं मिला। तो आखिर न्यायसंगत वैश्वीकरण का अर्थ क्या होगा? न्यायसंगत वैश्वीकरण का अर्थ है कि जो वैश्वीकरण का लाभ है उसमें सभी लोगों को समान रूप से हिस्सेदारी हो। कहने का अर्थ है कि वैश्वीकरण का जो लाभ मिल रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है, वह लाभ केवल उद्योगों को न मिले, केवल कुशल श्रमिकों को न मिले, केवल जो शहरी उपभोक्ता हैं उन्हीं को न मिले, बल्कि जो वैश्वीकरण हो रहा है उसका लाभ सभी वर्गों को समान रूप से मिले। और तभी इस वैश्वीकरण को हम लोग न्यायसंगत वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए यह आवश्यक है कि जो वैश्वीकरण के द्वारा जो लाभ हो रहा है वह लाभ सभी वर्गों को समान रूप से हो, तभी न्यायसंगत वैश्वीकरण हो सकता है, अन्यथा न्यायसंगत वैश्वीकरण नहीं हो सकता है। तो न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए क्या आवश्यक है या क्या सुझाव देंगे? तो न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए सुझाव। न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए पहला सुझाव यह है कि सरकार को क्या करना चाहिए। भाई देखिए, जो भी काम करेगी, जो भी विदेशी व्यापार को तय करने वाली है, चाहे विदेशी निवेश को तय करने वाली है, कौन है? सरकार है। तो सरकार ही इसको नियंत्रित कर सकती है, सरकार ही न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए काम कर सकती है। तो सरकार को ही सुझाव देने की आवश्यकता है। तो नंबर 1 सुझाव है कि सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को श्रमिक कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करना चाहिए, जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां श्रमिकों के हितों की अवहेलना न कर सके। देखा गया है कि बहुत सी ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनकी अगर पूंजी की बात करें तो उनकी पूंजी किसी देश की जीडीपी से भी ज़्यादा है, और यही कारण है कि वो क्या होती हैं? बहुत ही प्रभावशाली होती हैं, और अपने प्रभाव का प्रयोग करके वह श्रमिक कानूनों की अवहेलना करती हैं, और यही कारण है कि जब श्रमिक कानूनों की अवहेलना करती हैं तो श्रमिकों का हित क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। यानी श्रमिकों को वो लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है जो कि लाभ प्राप्त करने के लिए कानून बनाए गए हैं। नंबर 1। नंबर 2 की बात करें तो सरकार को
सरकार को इस प्रकार की नीतियां अपनाना चाहिए जिससे सभी वर्गों को समान रूप से लाभ मिल सके। यानी कहने का अर्थ है कि यह सुझाव क्या है कि यह सरकार क्या करे, इस प्रकार की नीतियां बनाएं, इस प्रकार के कानून बनाएं जो कि क्या करे, सभी लोगों को हितों को समान रूप से संरक्षित करे और सभी को क्या मिल सके, आर्थिक न्याय मिल सके। क्योंकि आर्थिक न्याय भी राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय के साथ साथ हमें क्या जरूरत है, आर्थिक न्याय की जरूरत है। और सरकार इस प्रकार की नीतियां बनाए जो आज वैश्वीकरण के कारण लोगों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है तथा वैश्वीकरण का उनको लाभ नहीं मिल रहा है, समान रूप से लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आर्थिक न्याय दिलाने के लिए उनको इस प्रकार की नीतियों का अनुसरण करना चाहिए जिससे सभी लोगों को वैश्वीकरण का समान लाभ मिल सके। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो वैश्वीकरण, ऊपर ले चलते हैं नहीं तो नीचे दिखाई नहीं देगा। तीसरे की बात करें, जो छोटे उद्योग हैं, चाहे लघु उद्योग होते हैं, चाहे हस्तकरघा उद्योग होता है, जो ये छोटे उद्योग हैं, छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करें। और यह आर्थिक सहायता तब तक से प्रदान करें जब तक कि ये छोटे उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने योग्य वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन नहीं कर लेती है। यानी कहने का अर्थ है कि सरकार छोटे उद्योग चाहे लघु उद्योग हो या छोटे हैं, सरकार छोटे उद्योग को तब तक आर्थिक मदद दे जब तक कि ये छोटे उद्योग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने योग्य वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन नहीं कर लेती। स्पष्ट है कि यानी जो छोटे उद्योग हैं तब तक से सरकार उसको आर्थिक मदद दे, चाहे उसको संरक्षित करने का प्रयास करे, चाहे जिस रूप में, जब तक कि वे इस प्रकार से उत्पादन न करे कि उसके उत्पाद भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, चाहे वस्तु हो चाहे सेवा हो, उसके उत्पाद भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने योग्य नहीं बन जाते हैं। अगर हम चौथे सुझाव की बात करें तो चौथा सुझाव यह है कि विश्व व्यापार से मिलकर, यानी सरकार को क्या करना चाहिए, विश्व व्यापार संगठन से समझौता करके छोटे उद्योग को तथा कृषि क्षेत्र को के विकास के लिए
विशेष प्रावधान करना चाहिए। अभी हमने बात किया कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको वैश्वीकरण का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वह कौन सा क्षेत्र है? वह क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। जब अगर कृषि क्षेत्र को लाभ नहीं मिल रहा है तो उसे सरकार को क्या करना चाहिए? विश्व व्यापार संगठन से बात करना चाहिए, कोई समझौता करना चाहिए तथा इसके लिए यानी कृषि क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करना चाहिए कि वैश्वीकरण के कारण यदि विकासशील राष्ट्र है तो विकासशील राष्ट्र के कृषकों को भी लाभ मिल सके, क्योंकि किसान ऐसे हैं जो कि कृषि में तो लगे हुए हैं, दिन भर काम करते हैं, लेकिन वैश्वीकरण का उनको कोई लाभ प्राप्त हो ही नहीं रहा है, जिसके कारण क्या है, ये कृषि क्षेत्र के लोग जो किसान हैं वह किसान आर्थिक बदहाली के शिकार हैं। और हम जानते हैं कि न्यायसंगत वैश्वीकरण कब होगा? जब सभी लोगों को वैश्वीकरण का लाभ होगा। जब भी WTO की बैठक होती है यानी कि विश्व व्यापार संगठन की बैठक होती है, तो उसमें बहुत से किसान हितैषी जो संगठन होते हैं वह किसान हितैषी संगठन क्या करते हैं? विश्व व्यापार संगठन के समक्ष वह आंदोलन करते हैं। किस लिए आंदोलन करते हैं? तो वह कृषि क्षेत्र में विशेष प्रावधान के लिए करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विश्व व्यापार संगठन है वह भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भांति वह भी विकसित राष्ट्रों की ओर झुकाव रखता है, यानी विकसित राष्ट्रों के लिए विशेष प्रावधान करता है, लेकिन विकासशील राष्ट्रों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। विकसित राष्ट्र यह आरोप लगाते हैं कि जो विकासशील राष्ट्र हैं वह अपने किसानों को जो आर्थिक मदद दे रहे हैं, जो सब्सिडी दे रहे हैं, उन सब्सिडी को वापस ले लें और आर्थिक मदद न पहुंचाएं, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब माल पहुंचेगा तो जहां पर आर्थिक सहायता दिया जा रहा है किसानों को, चाहे सब्सिडी दिया जा रहा है, वह जो माल लेकर के जाएगा वह सस्ते दर पर ले जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम होने के कारण उसकी मांग बढ़ेगी। लेकिन यह देखा जा रहा है कि जो विकसित राष्ट्र हैं वह विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों से ज़्यादा सक्षम हैं तथा किसानों को ज़्यादा आर्थिक मदद दे रहे हैं, लेकिन विश्व व्यापार संगठन उसके प्रति कोई एहतियात का कदम नहीं उठा रहा है, या कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन विकसित राष्ट्रों को रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि विकसित राष्ट्रों के कार्यों की सराहना कर रहा है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र को कोई लाभ नहीं हो रहा है। यही कारण है कि सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को विश्व व्यापार संगठन से कोई समझौता करना चाहिए जिससे कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिले और तथा सभी लोगों को न्यायसंगत वैश्वीकरण के अंतर्गत लाभ मिल सके। यद्यपि अगर आज वैश्विक स्तर पर बात किया जाए तो वैश्विक स्तर पर जो प्रौद्योगिकी उन्नत प्रौद्योगिकी के कारण लगभग सभी लोगों को कुछ न कुछ जरूर लाभ मिल रहा है, लेकिन जितना उद्योग को लाभ मिला है वैश्वीकरण का, उतना लाभ किसी दूसरे क्षेत्र को नहीं मिला है। हालांकि प्रौद्योगिकी के माध्यम से आज प्रौद्योगिकी चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें, हर क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि प्रौद्योगिकी का लाभ मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितना लाभ मध्यवर्गीय चाहे उच्च वर्गीय लोगों को मिल रहा है, उतना लाभ निम्न वर्गीय लोगों को नहीं मिल रहा है। तो वैश्वीकरण, न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए आवश्यक है कि जो निम्न वर्ग है उसको भी लाभ मिलता रहे, क्योंकि KR नारायणन ने कहा था कि विकास तब तक से अधूरा है जब तक से कि जो निचले स्तर का व्यक्ति है वह भी विकास से दूर न हो। कहने का अर्थ है कि विकास से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं होना चाहिए, सभी का एक साथ विकास होना चाहिए, तभी हम आर्थिक न्याय को प्राप्त कर सकते हैं।
अन्यथा आर्थिक न्याय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तथा इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि न्याय संगत वैश्वीकरण तभी होगा जबकि सभी लोगों को वैश्वीकरण का समान रूप से लाभ मिले। तो इस तरह से हम लोग वैश्वीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के लगभग सभी टॉपिक पर जो महत्वपूर्ण है उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तथा इस भाग के अंतर्गत जो ये भाग 2 है, हम नोट्स भी इसके अपलोड कर देंगे, आप लोग नोट्स देख लीजिएगा तथा नोट्स के साथ इसको तैयार करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह लेसन अपने आप में महत्वपूर्ण है। थैंक यू।